Hey everyone, welcome to my channel Examflix. I hope everyone is doing great. First of all, a big thank you to those who have already subscribed to my channel and those who are new to my channel या फिर चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा. प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो पॉज करो और सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस. फ्रेंड्स, आई होप एवरीवन इज़ हैविंग देयर प्रिपरेशन गोइंग ऑन. बी मोटिवेटेड, तैयारी करते रहिए. एग्ज़ाम जब भी होगा नोटिफिकेशन आपको 1 मंथ पहले मिल जाएगा. और आज की जो हमारी सीरीज़ है वर्ड्स ऑफ द डे की, ये है पार्ट 6 और इसके अंदर हम बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स लेकर आए हैं. तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो. तो जो आज का हमारा फर्स्ट इंटरेस्टिंग वर्ड है दैट इज टेंट. इसका मतलब होता है पॉल्यूटिंग सब्सटेंस एंड इसका हिंदी में मीनिंग होता है दूषित, मतलब मिलावट. और इसके सिनोनिम है एडल्ट्रेट या फिर डिग्रेड एंड एंटोनिम इज डिकंटामिनेट. और टेंट आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं. टेंट को आप लिंक करिए पेंट से, और पेंट में आपको पता ही है हमें 2 या 3 चीज़ें मिलानी पड़ती है. तो वहाँ से आप याद रखिए कि पेंट में मिलावट करनी पड़ती है. मिलावट से आप याद रखिए दूषित. तो टेंट से आप पेंट लिंक करिए और पेंट में मिलावट करनी पड़ती है तो वहाँ से पॉल्यूटिंग सब्सटेंस. और एडल्ट्रेट इसका सिनोनिम है. डी ग्रेड को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि देखो डी ग्रेड आया, बच्चों को स्कूल में ABCD ग्रेड मिलते हैं और डी सबसे गंदा ग्रेड होता है. तो डी ग्रेड मिला है, तो डी ग्रेड मिला है मतलब सबसे गंदा मिला है. तो गंदा से आप याद रखिए दूषित. और नेगेटिव टर्म भी आपको इससे ध्यान रखिए कि ये एक नेगेटिव टर्म है. और इसका एंटोनिम है डिकंटामिनेट. इसका मतलब होता है कि जो भी दूषित चीज़ है उसको अच्छा करना, प्योर करना. और कंटामिनेट जो है वो टेंट का सिनोनिम हो जाएगा कंटामिनेट की अगर हम बात करें. और डिकंटामिनेट एंटोनिम. ओके. और इसका एग्जांपल है द एयर वाज टेंटेड बाय फ्यूम्स फ्रॉम द कार्स. जो भी कार से जो भी धुआं और एयर आ रहा, जो भी धुआं आ रहा था उससे क्या हुआ, जो एयर है वो पॉल्यूटेड हो गई. ठीक है. और इसका नेक्स्ट वर्ड है आज का सब्सिक्वेंट. दैट मीन्स कमिंग आफ्टर समथिंग इन टाइम दैट. और इसका दूसरा मीनिंग है फॉलोइंग, मतलब एक के बाद एक या फिर बाद का, आगामी भी बोल सकते हैं. और इसका सिनोनिम है सक्सीडिंग या फिर एंशोइंग. एंड एंटोनिम का मतलब होता है फॉर्मर या फिर प्रायर, मतलब पहले. ठीक है. और इसको आप इजीली ऐसे याद रख सकते हैं कि सब्सिक्वेंट को आप लिंक करिए, ये तो हो जाएगा सब कि सब. और सीक्वेंस से आप याद रखिए सीक्वेंस, कि सब सीक्वेंस में खड़े हो जाओ. तो सब सीक्वेंस में खड़े हो जाओ. तो ये जो है ये सारे बच्चे टिकट लेने के लिए आए हैं अम्यूज़मेंट पार्क में. और ये कह रहा है ओ बच्चों छोटू सारे है ना सीक्वेंस में खड़े हो जाओ, सारे सब्सिक्वेंट हो जाओ, है ना. मतलब एक के बाद एक खड़े हो जाओ, सबको एक एक करके टिकट मिलेगी, सबको आने को मिलेगा. तो सब लाइन में खड़े रहो, सब सीक्वेंस में खड़े रहो. तो सब सीक्वेंस मतलब एक के बाद एक खड़े हैं. ठीक है. और इसका एग्जाम्पल है द बुक डिस्कसेस हिज इलनेस एंड सब्सिक्वेंट रेजिग्नेशन फ्रॉम पॉलिटिक्स. कि जो बुक है, कोई किताब लिखी गई होगी या कोई किताब है, उसके अंदर एक पर्सन है, उसकी इलनेस और मतलब बीमारी, और उसने जो पॉलिटिक्स से अपना इस्तीफ़ा दे दिया उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है. तो नेक्स्ट वर्ड है अपॉजी. इसका मतलब होता है पिनैकल या फिर एपेक्स, मतलब जो सबसे ऊंचाई पे हो, ये होता है. और इसका सिनोनिम है जेनीथ. और इसका एंटोनिम है नाडियर एंड पेरिगी. और इसको आप इजीली ऐसे याद रख कि अपाजी से आप लिंक करिए पाजी को, जो सरदार जी होते हैं. तो ओ ऐसे आप ये इसको याद रखिए ए पाजी, यहाँ से ए पाजी. पाजी आपकी टर्बन सबसे ऊंची है. तो जो सरदार जी होते हैं वो हमें कैसे पता लगता है, उनकी टर्बन देखते ही पता लग जाता है कि भाई ये तो सरदार जी हैं, क्योंकि उनकी टर्बन है और टर्बन उनके लिए बहुत ऊंचा सम्मान है और सब उनको सम्मान भी देते हैं उसके लिए. तो हम अपॉजी का याद रखेंगे ए पाजी तुम्हारी टर्बन सबसे ऊंची है ना, सबसे क्योंकि सर पे लगाते हैं वो सबसे ऊपर लगाते हैं इसलिए. तो वहाँ से आप याद रखिए कि पिनाकल. और इसका एक और सिनोनिम है दैट इज समिट. ठीक है. SUMMIT. और इसका एग्जाम्पल है मिडिवल सोसाइटी रीच्ड इट्स अपॉजी इन द 12th and 13th centuries. मतलब 12वीं और 13वीं शताब्दी में जो मिडिवल सोसाइटी थी वो सबसे ऊंचाई पे पहुंची हुई थी, सबसे ज़्यादा फैली हुई थी. ठीक है. नेक्स्ट इज
ट्रैंक्विल बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका मतलब होता है काम, मतलब शांत, जो बहुत ही ज़्यादा शांत रहता है उसको ट्रैंक्विल कहते हैं। और इसका सिनोनिम है रिपोजफुल या फिर प्लेसिड, एंड एंटोनिम इज डिस्टर्ब्ड। और इसको आप इजीली याद रख सकते हैं कि देखो, ट्रैंक्विल को आप लिंक कर सकते हैं कि ट्रेन में जो कुली होता है, ये देखिए ये कुली है यहाँ पे, तो ट्रेन में जो कुली होता है वो चुपचाप क्या कर रहा है, जो ट्रेन स्टेशन पे कुली होता है उसको सामान मिल जाता है तो वो चुपचाप लेके सामान को जा रहा होता है, वो कुछ बोलता नहीं है। तो ये देखो ये आदमी कैसे चुपचाप जा रहा है, तो ट्रेन में जो कुली होता है वो चुपचाप अपना काम करता है, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, ठीक है। और इस रिपोजफुल को आप ऐसे याद रखेंगे, देखिए री मतलब दोबारा, री का मतलब होता है अगेन, दोबारा, एंड रिपोज को आप याद रखिए, जब भी आप कोई पिक्चर खिंचवाते हैं, अपनी फोटोज़ खिंचवाते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट पोज देते हो, है ना। तो रिपोजफुल, देखो पोज फुल हो गए, तो बार बार पोज करके फुल हो गया है मन, अब रहना है थोड़ा शांति से, क्या करना है, बैठना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा शांत रहना चाहते हैं कि बहुत हो गई, अब शांति मनाना चाहते हैं थोड़ी देर। तो रिपोजफुल से आप याद रखना कि बार बार पोज करके मन फुल हो गया, तो अब थोड़ी देर शांति रखना चाहते हैं, अब नहीं खिंचवानी फ़ोटो। और इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज़ आई एम सो ट्रैंक्विल एंड हैप्पी नाउ, मैं बहुत ज़्यादा खुश और शांत हूँ अब, ठीक है। और नेक्स्ट है इसका फैसिनेटिंग, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, मतलब आकर्षक, मोहक, जो आपको बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगे। और इसका सिनोनिम है कैप्टिवेटिंग या फिर एंथ्रॉलिंग, और एंटोनिम इज़ बोरिंग या फिर डल। और फैसिनेटिंग को आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए ये पिक्चर देखिए, तो यहाँ से आप ऐसे देखिए, तो यहाँ से फंसी, और नेटिंग से आप बनाइए डेटिंग, क्या बनाएंगे, नेटिंग से डेटिंग। तो लड़की इसको रोज़ दे रही है ना, प्रीति जिंटा ये और आमिर खान को रोज़ दे रही है, क्यों, क्योंकि फंसी डेटिंग में, प्रीति ये जो एक्ट्रेस है क्या हो गई, फंसी डेटिंग में, बिकॉज आकर्षक लगने लगा उसे यह लड़का, ठीक है, उसको ये लड़का बहुत ज़्यादा आकर्षक लगने लगा, फैसिनेटिंग लगने लगा, और इसलिए वो क्या हो गई, फंस गई डेटिंग में, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना कि फंसी डेटिंग में, अब क्यों फंसे, क्योंकि आपको सामने वाला आकर्षक लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है अ फैसिनेटिंग बुक, की बहुत ही ज़्यादा मोहक बुक, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक। नेक्स्ट इज़ कॉन्टिग्यूअस, इसका मतलब होता है नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब पास पास, ठीक है, जो बिल्कुल पास में होता है आपके, उसको हम कहेंगे कॉन्टिग्यूअस। और इसका सिनोनिम है एडजेसेंट, और एंटोनिम है डिस्टेंट, मतलब दूर। और इसको आप याद ऐसे रखेंगे कि देखिए आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, ऑलमोस्ट सबके पास है, तो आप ये ऐसे या क्वांटी से आप याद रखिए कॉन्टिन्यूअस, मतलब लगातार, और गुओ से आप बना दो यहाँ पे डुओ। तो फ़ोन पे एक डुओ ऐप है जिस पे आप वीडियो कॉल कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और अस से हम, तो कॉन्टिन्यूसली डुओ पर बात करने से लगा कि हम नेक्स्ट टू ईच अदर हैं, मतलब हम एक दूसरे के पास पास हैं, ठीक है। तो डुओ पे बात करके कॉन्टिन्यूसली ऐसा लगा कि हम एक दूसरे के पास पास है, ऐसा लग रहा था कि मेरा फ्रेंड तो मेरे साइड में ही बैठा है, या मेरी फ्रेंड मेरे साइड में ही बैठी है ना। तो ये इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज़ द सर्दर्न ओशियन इज़ कॉन्टिग्यूअस विद द अटलांटिक, जो सर्दर्न ओशियन है वो अटलांटिक के क्या है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट मतलब पास में है, ठीक है। और इसका नेक्स्ट वर्ड है आज का सबसाइड, जिसका मतलब होता है बिकम लेस इंटेंस, मतलब कम होना, ठीक है। और इसका सिनोनिम है एलिविएट एंड अबेट, और एंटोनिम इज वर्सन। और सबसाइड को आप इजीली दो तरीके से याद रख सकते हैं, एक तो ऐसे कि देखो सब साइड है ना, तो सब साइड हो गए, अब कम दिक्कत है कि भीड़ में, मतलब आप मान लो खड़े थे तो अब सब साइड हो गए, और अब क्या है, सब साइड हो गए तो अब कम गर्मी लग रही है। कई बार आप किसी जगह गए हो, तो मान लो एक रूम में और बहुत सारे लोग आ गए हो, तो अब सब साइड चले गए तो आपको कम गर्मी लगेगी, है ना, क्योंकि लेस इंटेंस हो गया है। और या फिर ऐसे भी इसको आप याद रख सकते कि मान लो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है,
तो सब साइड में जाकर खड़े हो गए, सब साइड में जाकर खड़े हो गए और वेट करने लगे कि बारिश कब कम होगी, कि बारिश कम हो तो हम जाएं फिर, है ना, हम भी निकले यहाँ से। तो ये इसी चीज़ का वेट करें कि हम कब जाएंगे यार यहाँ से। तो फिर इसका एग्जाम्पल है, आई वेट अ फ्यू मिनट्स अनटिल द स्टॉर्म सबसाइड्स, कि मैं कुछ देरी, कुछ मिनटों तक वेट करता हूँ जब तक ये जो तूफ़ान आ रखा है ये कम ना हो जाए। ठीक है, और अबेट को आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसकी एक ट्रिक है। अबेट को देखो, अब बातें, ठीक है, अब बातें कम करो। कहते हैं ना, कई बार दो औरतें होती है, एक जगह बैठ जाए तो बात करना शुरू कर देती हैं, तो बस करती रहती हैं। तो कोई आदमी वहाँ पे होता है तो, या फिर कोई भी आदमी वहाँ से जाता है या बैठा होता है साइड में, तो बोलता है बहन जी अब बातें कम करो। ठीक है, तो अब बातें कम करो, तो यहाँ से आप ध्यान रखना। नेक्स्ट इज कैप्रिशियस, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, इसका मतलब होता है फिकल, और इसका सिनोनिम है विम्सिकल, और एंटोनिम है इसका कंसिस्टेंट। और कैप्रिशियस का मतलब होता है मनमौजी, मतलब जब मन आया वो करा, जब मन नहीं है नहीं पढ़ा, जब मन है पढ़ लिया, कभी टीवी देख लिया, प्लान बना लिया कि घूमने जाएंगे लेकिन मन नहीं है तो कैंसिल कर दिया। मतलब वो पर्सन जो अपने मन की करता है, जैसा उसका मूड होता है, और ऐसे पर्सन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपना मन का मालिक होता है, जैसा उसका मन वैसा उसका काम। ठीक है, और कैप्रिशियस को आप ऐसे याद रख सकते हैं इजीली कि जो कैप का प्राइस है, जो कैप का क्या है, प्राइस है। अब क्या हो रहा है, बार बार महंगाई बढ़ती जा रही है, तो कैप का प्राइस क्या हो रहा है, जब महंगाई बढ़ रही है तो प्राइस भी बढ़ रहा है, और जब महंगाई कम हो रही है तो उसका प्राइस घट रहा है। तो कैप का प्राइस आए दिन बढ़ता और गिरता रहता है, तो कुछ पता ही नहीं है कि फिक्स कब होगा। तो मतलब बढ़ता गिरता रहता है, मतलब कभी बढ़ गया कभी घट गया, और इसका मतलब होता है कि क्या हो रहा है, ज़्यादा कम हो रहा है, एक जगह स्थिर नहीं रह रहा, अस्थिर है। तो कैप्रिशियस को आप हिंदी में अस्थिर भी कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो है आलू जैसा, इसके पास दो कैप है, तो कभी ये ब्लू वाली कैप पहन रहा है, कभी ये रेड वाली कैप पहन रहा है। तो ये क्या है, ये मिस्टर फिकल है, इनको पता ही नहीं है कि कौन सी कैप पहनूँ मैं एक ही बार। तो ये बार बार अपनी कैप बदल रहे हैं टशन मारने के लिए। ठीक है, और इसका एंटोनिम है कंसिस्टेंट, जिसका मतलब होता है लगातार एक ही चीज़, जो एक बार जो कॉन्टिन्यूसली एक काम कर रहे हैं वही, या फिर जो मन है तो एक ही जगह मन है, बार बार बदल नहीं रहे। और इसका एग्जांपल है अ कैप्रिशियस एंड ऑफन ब्रूटल एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी ब्रूटल है, बहुत ही ज़्यादा, और कैप्रिशियस है। और कैप्रिशियस मतलब यहाँ पे कि मनमौजी है, कभी भी कुछ भी लॉ बना देता है, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजेस लेकर आ रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट इज एरुडाइट, इसका मतलब होता है लर्नेड, एंड सिनोनिम इज सैगेशियस, एंड एंटोनिम इज इल एजुकेटेड। और एरुडाइट आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं। अब देखिए एरुडाइट को आप लिंक करिए ए डाइट, ठीक है, आप इसको लिंक करिए कि अरे डाइट, ठीक है, एरू से आप लिंक करिए यहाँ पे अरु, और यहाँ से डाइट। ठीक है, इस डाइट से ये डाइट बना, अरे अगर डाइट करनी है, ठीक है, अरे डाइट वही करते हैं जो पूरी नॉलेज रखते हो अपने डाइट प्लान के बारे में। तो डाइट कौन करेंगे, एरुडाइट से आप लिंक करिए, अरे डाइट वही करते हैं जो पूरी नॉलेज रखते हो अपने डाइट प्लान की। तो नॉलेज अगर पूरी रखेंगे तो आप कैसे हो जाएंगे, लर्नेड हो जाएंगे, मतलब आपको नॉलेज होंगी, आप विद्वान हो जाएंगे। ठीक है, और इसका सिनोनिम है सागेशियस। तो आप कहते हैं ना कि सागर जैसी जिसके पास ज्ञान हो वही है विद्वान, तो सागर से आप इसको लिंक करिए कि सागर, सागर जैसी नॉलेज जिसके पास हो। और इल एजुकेटेड का मतलब होता है जिसको, इसी का उल्टा बिल्कुल, जिसको बिल्कुल भी ज्ञान ना हो। ठीक है, जो इतना ज़्यादा ज्ञानी ना हो। और इसका एग्जाम्पल है राम कुड टर्न एनी कॉन्वर्जेशन इनटू एन एरुडाइट डिस्कशन, मतलब जो राम है वो कोई भी कॉन्वर्जेशन होती है उससे किसी भी बारे में बात कर लो, वो क्या करता है उसके बारे में बिल्कुल विकिपीडिया अपनी खोल लेता है, विकिपीडिया खोल लेता है और सारी नॉलेज निकालने लग जाता है, कि पूरा ज्ञान बांटने लगता है। तो वो हर कॉन्वर्जेशन को बिल्कुल ज्ञान वाली बात में, ज्ञान वाले डिस्कशन में कर देता है पूरा चेंज। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे ये डिसाइड कर रहा है, अब इसको नॉलेज हो गया कि अगर ये खाएगा कम क्वांटिटी में तो ठीक है, लेकिन अगर पूरा खाएगा, ये एप्पल नहीं खाएगा, तो इसका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इज
कास्टिगेट जिसका मतलब होता है चाइड, एंड इसका सिनोनिम है क्रिटिसाइज एंड सेंश्योर, एंड एंटोनिम इज प्रेज एंड कमेंट। और कास्टिगेट बहुत ही अच्छा वर्ड है और इसका मीनिंग ऐसे याद कर सकते हैं आप कि देखो कई क्या होता था पहले के टाइम में, कास्ट होती थी नीची ऊंची ऐसे इन लोगों ने बनाई हुई थी, तो कास्ट होती थी और अब भी है, बट पहले ज़्यादा मतलब ये लोग डिफरेंस रखते थे एक दूसरे से। तो क्या करते थे जो नीची कास्ट का होता था जैसे, तो उनको क्या करते थे गेट पे से ही भगा देते थे, टीचर्स आने भी नहीं देते थे स्कूल में पढ़ने के लिए। तो कास्ट जो कास्ट वाले हैं अलग, उनको गेट पर ही क्या कर दिया, सुना दिया, उनको इतनी बुरी तरीके से सुनाया कि उन्हें घर जाना पड़ा वापस। तो कास्टिगेट मतलब कि कड़ी आलोचना करना कि तुम क्यों आए हो, तुम नीची जाति के हो, ऐसे करके। तो कास्ट वालों को, दूसरी कास्ट वालों को गेट पर ही क्या कर दिया, सुना दिया, क्रिटिसाइज कर दिया। जैसे ये बोल रही है टीचर, शेम ऑन यू, तुम आए भी कैसे यहाँ पे, है ना, ये बच्चा रो रहा है फिर कि मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी पढ़ना है। तो ऐसी सिनोनिम है इसका क्रिटिसाइज। और एक और है सेंश्योर। सेंश्योर भी काफ़ी अच्छा वर्ड है और इस सेंश्योर को मैं आगे बताऊंगी आप कैसे याद कर सकते हैं, इसकी भी एक ट्रिक है। और इसका जो सेंटेंस है दैट इज़ ही वॉज कास्टिकेटेड फॉर नॉट सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल। मतलब कोई पर्सन है, उसको उसने कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं सेट करा, उसके लिए उसे क्या करा, रेप्रीमेंट किया, उसे सुनाया, बहुत ही ज़्यादा कड़ी आलोचना करी। और हाँ फ्रेंड्स, कास्टिगेट का एक और हो जाएगा सिनोनिम दैट इज़ रेप्रीमेंट। इसका मतलब भी होता है स्कोल्ड या फिर, और इसका एक और हो जाएगा रेब्यूक, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। रेब्यूक हो जाएगा इसका, रेप्रीमेंट, रेप्रीमेंड और रेब्यूक इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है, चाइल्ड के। और चाइल्ड को आप ऐसे याद रख सकते कि चाइल्ड को चाइल्ड मत करो, चाइल्ड को चाइल्ड मत करो, मतलब चाइल्ड को, बच्चे को इतना मत सुनाओ, इतना मत डांटो, क्योंकि उसका मन बेचारे का बच्चे जैसा है और उसके मन पे बुरा असर पड़ेगा। तो चाइल्ड को आप लिंक करिए चाइल्ड से कि चाइल्ड को चाइल्ड मत करो। और कास्टिगेट, कास्ट दूसरी कास्ट के पर्सन को गेट पे क्या कर दिया, बहुत सुनाया, ठीक है। और सेंश्योर को आप ऐसे याद रख सकते हैं, आपको पता है हमारी जो मूवी इंडस्ट्री है, बॉलीवुड या कोई भी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, तो उनकी मूवीज़ जब पास करनी होती है तो वो सेंसर बोर्ड करता है। तो जो सेंसर बोर्ड है वो क्या करता है, अगर कोई भी ऐसा मूवी के अंदर कोई सीन है जो अप्रोप्रिएट नहीं है पब्लिक के लिए, तो वो उसको क्या कर देता है, काट देता है। तभी यहाँ पे सीजर है कि सेंसर बोर्ड क्या करता है, जो इनअप्रोप्रिएट जो भी सीन्स है उनको कट कर देता है। तो और क्या करता है, उस मूवी जो भी उसको बनाता है उसकी क्या करता है, आलोचना करता है, क्या करता है, सेंश्योर करता है। तो सेंसर बोर्ड क्या करता है, सेंश्योर करता है, आलोचना करता है। सेंसर बोर्ड क्या करता है, सेंश्योर करता है। तो सेंसर बोर्ड को आप इस सेंश्योर को ऐसे ही लिंक करना कि सेंसर बोर्ड क्या करता है, सेंश्योर करता है, मतलब आलोचना करता है अगर कोई सीन अप्रोप्रिएट नहीं होता, इनअप्रोप्रिएट होता है तो, ठीक है। और कई मूवीज़ हैं जिनके अंदर काफ़ी सीन्स काटे हैं सेंसर बोर्ड ने, है ना। तो अब इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो अगर आपको आज के वर्ड्स अच्छे लगे और समझ में आया हो, एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड बी मोटिवेटेड।